तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं जुर्म बोलता है। देखिए आज की एपिसोड में। मोहब्बत की खोज कराची की ताहिरा मसीह को कहां ले गई। भलवाल में एक 65 साल खातून पर लिखी गई है जुल्म की दास्तान। फाकों के सताए वालिदैन ने क्या किया, पिशावर में इल्म का हसूल जुर्म बन गया और सजा है मौत। और लाहौर में एक बार फिर शुरू हो गया मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला। और मुलाहिजा कीजिए तड़पते मरीज और मसीहाओं की बेहिसी, और क्या है करप्शन के खिलाफ बोलने की सजा। और देखिए पैसे तो मिल गए, लेकिन रेलवे बहरान से कब निकलेगा। मुल्तान में फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद। बाप के तशद्दुद से सताए एक बदकिस्मत बच्चे की कहानी, सहाफी तंजीमों का एहतजाज। और देखिए 6 साला ईमान अली की लाश क्या उसके वालिदैन को मिल सकेगी। और जानिए जड़ावाला के डॉक्टर को क्यों मार पड़ी लेडी हेल्थ वर्कर्स के हाथों। और सखर में एक और हवा की बेटी का कारोकारी की नजर हो गई। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कराची, जहां खुशियों की खोज में निकली ताहिरा मसीह के कदम किसी और जानिब चल दिए। देखिए जरा। ये कहानी है कराची के जजीरा मनोड़ा की रिहायशी 21 साला ताहिरा वसीम की। ताहिरा के वालिदैन इंतहाई शरीफ लोग थे और उन्होंने ताहिरा की तरबियत में भी कोई कसर ना उठा रखी थी। ये उनकी तरबियत का ही असर था कि घर में आने वाली हर खातून ताहिरा की तारीफ किए बिना रहती ना थी। वालिदैन को भी अपनी बेटी पर नाज था, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि समाज बहुत जालिम है। ताहिरा ने जब उम्र के इस हिस्से में कदम रखा जब इंसान हसीन ख्वाबो ख्याल में घिरा रहता है, तो एक फिरोज नामी लड़के ने अपनी मैली निगाहों का रुख इसी शरीफ घराने की तरफ किया। फिरोज ताहिरा को अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन हया और शराफत के लिबादे में लिपटी ताहिरा को इस तरह वरगला लेना आसान न था। ताहम फिरोज ने अपनी कोशिशें जारी रखीं। ताहिरा पर उसके वालिदैन को पूरा एतमाद था, लेकिन सच ये था कि उम्र के इस भोलपन में इंसान पर दिमाग की सारी खिड़कियां बंद हो जाती हैं और वो सिर्फ दिल की आवाज पर ही ध्यान देता है। कुछ ऐसा ही ताहिरा के साथ भी हो रहा था और आखिर फिरोज अपने मकसद में कामयाब हो गया। ताहिरा फिरोज के बढ़ते हुए कदमों को मोहब्बत का नाम दे रही थी, लेकिन उसे फिरोज की रगों में दौड़ने वाले भयानक इरादों की खबर न थी। वक्त गुजरता गया और ये नाम निहाद मोहब्बत अपने पूरे जोबन पर पहुंच गई। ताहम वालिदैन की तरबियत ने ताहिरा को किसी भी गलत अक़दाम से महफूज रखा। जब फिरोज के कदम सारी हदें अबूर करने का फैसला कर चुके, तो ताहिरा ने उसे शादी करने पर मजबूर किया। पहले तो फिरोज ने कुछ टाल मटोल से काम लिया, ताहम ताहिरा के इसरार पर वो राजी हो गया। ताहिरा खुश थी कि वो अपनी मोहब्बत को एक ऐसे रिश्ते का नाम देने जा रही थी जो समाज की नजर में भी काबिले कबूल था। हाँ, शादी के खूबसूरत बंधन पर तो समाज को एतराज ना था, लेकिन क्या फिरोज और ताहिरा के वालिदैन भी इस रिश्ते से राजी थे या उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी। जहाँ तक फिरोज की बात है तो उसने तो अपने वालिदैन से जिक्र तक भी नहीं किया था, क्योंकि उसके जहन में तो ताहिरा को अपनी दुल्हन बनाने का ख्याल तक न था। वो तो सिर्फ इस मौके के इंतजार में था जब ताहिरा की पाकीज़गी और पाक दामनी पर दाग लगा सके। हाँ, ताहिरा ने अपनी माँ से फिरोज के बारे में बात जरूर की थी, लेकिन वो इस रिश्ते पर राजी ना थे, क्योंकि फिरोज के खानदान की भी कोई खबर ना थी। वो कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है, किसी को पता ना था। लेकिन उसकी मोहब्बत ने ताहिरा की आंखों पर खूबसूरत ख्यालों की एक ऐसी पट्टी बांध दी थी कि वो इस कड़वे सच को देखना ही नहीं चाहती थी, और दबे लफ्जों में कई बार अपनी वालदा के सामने इजहार कर चुकी थी कि अगर इसकी फिरोज से शादी ना हुई तो वो कोई इंतहाई कदम भी उठा सकती है। वालिदैन ने ताहिरा की इस धमकी को महज अपनी बात मनवाने का एक ढोंग समझकर जहन से झटक दिया, क्योंकि उन्हें ताहिरा पर पूरा भरोसा था। हाँ, उन्हें भरोसा तो था, लेकिन उनके इस एतमाद को बहुत जल्द ठेस पहुंचने वाली थी। और आखिर वो वक्त आ गया। ताहिरा के दिल में मोजज़न मोहब्बत ने बगावत का रूप धार लिया। ये 3 सितंबर 2011 का दिन था। ताहिरा ने अपनी एक रिश्तेदार छोटी बच्ची को अपने साथ लिया। कदम घर की दहलीज पार करने वाले ही थे कि एक अनजाने से खौफ ने इसके दिमाग की खिड़की पर दस्तक दी। लेकिन उस वक्त ताहिरा के दिल और दिमाग के गिर्द मोहब्बत का एक मजबूत हिसार था, जिसने इस खौफ की दस्तक को सुनने का मौका ही ना दिया। और फिर कदम घर की दहलीज से निकलकर मोहब्बत के रास्ते पर महवे सफर थे। ताहिरा कहाँ जा रही थी, फिरोज किधर था, और छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाने का मकसद क्या था, मुलाहिजा कीजिए। ताहिरा अकेली घर से निकलती तो वालिदैन शक का इजहार करते।
छोटी बच्ची को साथ ले जाने पर इसका रास्ता महफूज हो गया था। घर से जजीरे के साहिल तक का इसका सफर इसने पैदल किया। वहां से कश्ती में बैठी और कोई 7 से 8 मिनट के मुख्तसर से सफर के बाद इसके कदम केमाड़ी की जमीन पर थे। ताहम यहाँ पहुंचकर इसने रिश्तेदार बच्ची को गश्ती में बिठाकर वापस भेज दिया और खुद बस में बैठकर कैंट स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। मंसूबे के मुताबिक फिरोज ने कैंट स्टेशन पर उसका इंतजार करना था और फिर दोनों की अगली मंजिल लाहौर थी, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था। ताहिरा को कैंट स्टेशन पर काफी देर हो चुकी थी, लेकिन फिरोज अभी तक नहीं पहुंचा था। ताहिरा बार बार मोबाइल से कॉल मिला रही थी, लेकिन फिरोज जानबूझकर कॉल मौसूल नहीं कर रहा था। पहली दफा ताहिरा के दिल में एक खौफ सर उठाकर बोला, कहीं वो रास्ता भटक तो नहीं चुकी थी? उसका उठाए गए कदमों का रुख किसी गलत सम्त की तरफ तो नहीं था? क्या फिरोज उसको धोखा दे रहा था? क्या उसकी मोहब्बत की हकीकत कुछ और थी? ये सारे ख्याल उसके दिमाग की गलियों में शोर मचा रहे थे कि इसकी नजर सामने पीसीओ पर पड़ी। अब मोहब्बत की जगह शक ने डेरे डाल लिए थे और कॉल पॉइंट की तरफ उठने वाले कदमों की वजह भी यही थी। ताहिरा ने पीसीओ से फिरोज को कॉल की कि शायद वो दूसरे नंबर से कॉल मौसूल कर ले, लेकिन ये फार्मूला भी काम ना आया। चाहिए तो ये था कि इसके बाद वो अपने घर वापस लौट जाती, लेकिन इस सब के बाद भी इसकी मोहब्बत हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। फिरोज के वादे, यकीन दहानियां, दिल को लुभा लेने वाली बातें और फिरोज के साथ गुजरे हुए एक एक हसीन पल ने उसके जहन में पनपने वाले सारे ख्यालात को झटक दिया और एक नए गुमान का चिराग उसके दिल में भड़क उठा। ये सोचकर कि कहीं फिरोज उससे पहले कैंट स्टेशन पहुंचकर लाहौर रवाना न हो चुका हो, ताहिरा ने भी लाहौर जाने का इरादा किया। ताहिरा ने लाहौर जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन वो घर से खाली हाथ निकली थी। उसके पास तो टिकट के पैसे तक भी ना थे। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? ये कहानी बड़ी अजीब है। ताहिरा अभी पीसीओ में ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर परेशानी आया थी। पास बैठे एक मोमिन नामी लड़के ने उससे उसकी घबराहट की वजह पूछी तो ताहिरा ने बगैर कुछ सोचे समझे फौरन कहा कि उसे लाहौर जाना है और टिकट के पैसे नहीं हैं। ताहिरा की यह मजबूरी जानकर मोमिन ने उसे रेल की बजाय बस पर जाने के लिए कहा, क्योंकि करीबी बस स्टॉप पर काफी लोग उसके जानने वाले थे और वो उसकी मदद कर सकता था। कहते हैं जब इंसान मुश्किल में होता है तो हमदर्दी के 2 मीठे बोल बोलने वाले को बगैर कुछ सोचे समझे अपना खैर ख्वाह समझना शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही ताहिरा के साथ भी हो रहा था। ताहिर और मोमिन चलकर करीबी बस स्टॉप पर पहुंचे। मोमिन ताहिरा को बस स्टॉप से थोड़ा दूर खड़ा करके खुद बात करने गया। वापस लौटते हुए ताहिरा को बताया गया कि बस 2 घंटे के बाद रवाना होगी। आप अकेली लड़की हो और यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। बेहतर यही है कि करीब ही हमारा रिहायशी फ्लैट है, थोड़ी देर वहाँ बैठकर इंतजार कर लें। ताहिरा पूरी तरह मोमिन की बातों में आ चुकी थी और उसके नजदीक इनकार करने का कोई खास जवाज नहीं था। और फिर यहीं से एक ऐसी दर्दनाक कहानी का आगाज हुआ, ताहिरा ने जिसका तसव्वुर भी नहीं किया था। थोड़ा चलने के बाद ये दोनों एक फ्लैट पर पहुंच गए। मोमिन ने दरवाजे का ताला खोलकर ताहिरा को अंदर बिठाया और खुद कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर चला गया, लेकिन जाते हुए उसने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। ताहिरा बेखबर थी कि उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया था और वो बहुत बड़ी मुश्किल से 2-4 होने वाली थी। थोड़ी देर के बाद फ्लैट के दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे के ताले में चाबी घूम रही थी और ताहिरा की सोच का पहिया भी धीरे धीरे खौफ के रास्ते पर महवे सफर था। दरवाजा खुला तो ताहिरा सामने वाले शख्स को हैरत भरी नजरों से देख रही थी, क्योंकि ये वो शख्स नहीं जो उसे छोड़ कर गया था। पूछने पर पता चला कि ये उसका दोस्त फैसल था। आने वाला शख्स किस नीयत से आया था और मोमिन के फ्लैट की चाबी उसके दोस्त के पास कैसे पहुंच गई? अभी ताहिरा इसी सोच से बाहर निकली ही ना थी कि वो शख्स अंदर दाखिल हो गया। फैसल का यूं जबरदस्ती कमरे में दाखिल होना अब ताहिरा के लिए खतरे से खाली ना था। फैसल की आंखों में सब कुछ छीन लेने की चमक थी। ताहिरा भी उसके इरादों को भांप चुकी थी, लेकिन शायद अब बहुत देर हो गई थी। वो पूरी तरह इन लोगों के जाल में फंस चुकी थी और अब यहाँ से भागना बहुत मुश्किल था। फैसल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और वो ताहिरा की पाकदामनी पर अपनी हवस की कहानी लिखने का इरादा कर चुका था। जुर्म के कदम ताहिरा की तरफ बढ़ रहे थे और ताहिरा की बेबसी उसे उल्टे कदम दीवार के करीब ले गई और फिर थोड़ी देर के बाद
وہ مرد کے آہنی ہاتھوں میں کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس کی چیخیں فلیٹ کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھیں۔ فلیٹ کے باہر زندگی رواں دواں تھی، لیکن طاہرہ پر ڈھائی جانے والی قیامت سے بے خبر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد طاہرہ کو اپنی زندگی خود پر بوجھ محسوس ہونے لگی، لیکن دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کا جمود توڑ دیا۔ کیا دروازے پر کوئی مسیحا تھا یا یہ دستک ایک اور ظلم کی داستان رقم کرنے والی تھی؟ یہ دکھائیں گے آپ کو، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں جائیے گا مت۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بند کمرے میں طاہرہ کی عزت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون تھا یہ دستک دینے والا، مسیحا یا ایک اور جلاد؟ دیکھیے ذرا۔ دروازے پر دستک دینے والا مومن تھا، ہاں وہی مومن جس نے اس پر ظلمت کا یہ پہاڑ توڑا تھا۔ فیصل اپنی ہوس پوری کر چکا تو پھر مومن نے بھی اپنی ترسی نگاہوں کو طاہرہ کے وجود سے تسکین بخشی، لیکن ظلم کی یہ داستان یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ 6 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ طاہرہ نے اس دوران کئی بار موت کا چہرہ دیکھا، تاہم چھٹے دن جب درندوں کو یقین ہو چلا کہ اب کی بار اسے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جایا گیا تو شاید اس کی لاش کہیں ٹھکانے لگانی پڑے۔ طاہرہ کو نیم مردہ حالت میں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور دوائیاں لینے کے بعد واپس پھر اسی زندان میں ڈال دیا گیا۔ باہر سے تالا لگانے کے بعد اگلے 2 دن میں فیصل اور مومن نے فلیٹ کا رخ نہیں کیا۔ اس دوران کیا بیتی بھوکی پیاسی بیمار طاہرہ پر، ملاحظہ کیجیے۔ طاہرہ کی طبیعت ذرا سنبھلی تو بھوک پیاس نے بےتاب کیا۔ وہ انتظار کرتی رہی، لمحے گھنٹوں میں اور گھنٹے دنوں میں بدل گئے، لیکن کسی نے باہر سے دروازہ نہیں کھولا۔ پہلے ان درندوں کی سفاکیت اور اب بھوک نے جسم میں اتنی طاقت نہیں چھوڑی تھی کہ وہ کسی کو آواز بھی دے سکے۔ پنجرے میں قید پرندے کی طرح طاہرہ نے ارد گرد کی دیواروں پر نظر دوڑائی تو گلی میں کھلتی کھڑکی پر نظر پڑی، جس میں جان نہ تھی، لیکن طاہرہ لپک کر کھڑکی کے پاس پہنچی۔ کھڑکی کے باہر ایک چھجا تھا۔ طاہرہ وجود کی کرچیاں سمیٹ کر اس چھجے پر آ کر بیٹھی جیسے کوئی زخمی پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا فریاد کر رہا ہو۔ صبح کا وقت تھا۔ کھڑکی سے باہر بیٹھے وہ اس عمارت کی 4تھی منزل سے پر رونق دنیا کو حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ چوکیدار کی نظر اس پر پڑی۔ چوکیدار نے دیگر لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کیا۔ صبح میں آیا ہوں تو وہ لڑکی جس چھجے کے اوپر دیکھا، پھر یہ بلڈنگ والوں کو جمع کر کے بلایا کہ بھائی یہ لڑکی بیٹھا ہوا ہے، یا گر جائے گا یا خودکشی کر لے گا، اس کا کوئی بندوبست کرو۔ تو سارے کو بلا کے، چھٹی کا دن تھا تو سارے کو بلا کے پھر انہوں نے جو ہے نا اپنا میٹنگ کر کے پھر تھانے سے رپورٹ کر کے پولیس آئی اور وہ پولیس والوں نے مدد کی، اس سے وہ لڑکی اتارا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ رسی کا ایک جالا سا بنا کر طاہرہ کو نیچے اتارا گیا اور اس کی حالت غیر دیکھ کر فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ اچھا، 11 تاریخ کو ہمیں اطلاع ملی کہ ہاشم ولاز میں کینٹ اسٹیشن کے پاس 4th فلور پہ جو ہے نا ایک لڑکی ہے ایک فلیٹ میں۔ تو جب جہاں سے موبائل گئی اس نے وہاں پہ چھاپا مارا تو ایک لڑکی جو ہے نا وہ ملی جس نے بتایا کہ میرا نام طاہرہ ہے اور میں منوڑا سے جو ہے یہاں پہ کینٹ اسٹیشن کے لیے آئی تھی اور یہاں سے مجھے 2 لڑکے جو ہے نا اس فلیٹ میں لے کے آگے اور انہوں نے جو ہے نا مجھے یہاں پہ زبردستی جو ہے وہ رکھا اور اس کے بعد جو ہے نا میرے ساتھ انہوں نے ریپ بھی کیا۔ اس لڑکی کو پھر ہم یہاں پہ پولیس اسٹیشن لے کے آئے اور یہاں پہ اس کی مدعیت نے جو ہے وہ کیس رجسٹر کیا 2 ملزمان کے خلاف۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کو جناح اسپتال میں جا کے اس کا میڈیکل جو ہے وہ کرایا گیا۔ اس کے بعد دوسرے دن اس کو کورٹ میں پیش کر کے اس کا 164 کا جو ہے نا وہ بیان ہم نے ریکارڈ کرایا اور جو لڑکی تھی اس کو اس کے والدین کے جو ہے نا وہ حوالے کیا۔ جو ملزمان ہیں وہ جو ہے نا ان کے لیے ہم لوگ 2 3 4 5 جگہ پہ جو ہے وہ ریڈ ابھی تک کر چکے ہیں، لیکن سر دست جو ہے نا وہ ہمیں مل نہیں سکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا ویئر اباؤٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ 1-2 دن میں جو ہے نا وہ مل جائیں گے۔ دیکھنے کے بعد طاہرہ وسیم کی رلا دینے والی داستان اب دیکھیے ملک کے مختلف شہروں میں ہونے والے جرائم ایک نظر میں۔ لاہور، چوبن میں بینک ڈکیتی، ڈاکو لاکھوں روپے لوٹ کر فرار۔ پشاور،
पुलिस की कार्रवाई, शराब बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। कराची, ACLC और CPLC की कार्रवाई, मुगवी डॉक्टर बाजियाब। इस्लामाबाद, शालीमार के इलाके से इगवा बराए तावान का मुलजिम सैयद वली गिरफ्तार। लाहौर, निश्तर कॉलोनी में नामालूम अफराद ने खातून को कत्ल कर दिया। उमरकोट, गुलाम नबी शाह में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहिमत पर एक शख्स जाँ बहक। टेंडो मोहम्मद खान, घरेलू तनाजे पर खातून समेत 2 अफराद कत्ल। खानेवाल, पुलिस की कार्रवाई, 3 डाकू गिरफ्तार, असलहा बरामद। DPO, रावलपिंडी, गोजरखान में देरीना दुश्मनी पर 3 अफराद कत्ल। कराची, क्लिफ्टन में पुलिस की कार्रवाई, 4 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। आपने देखे जराइम एक नजर में, और अब डालेंगे नजर एक ऐसे जुर्म पर जो बोल रहा है भलवाल में, जहां एक 65 साला खातून पर लिखी गई है जुल्म की दास्तान। मुलाहिजा कीजिए। भलवाल के इलाके सलमानपुर की गली नंबर 7 की रिहायशी गफूरा बीबी का खावन 2 साल कबल इंतकाल कर गया। गफूरा बीबी 2 बेटों और 2 बेटियों की माँ थी। बड़ा बेटा मोहम्मद तनवीर रेंजर में मुलाजिम है, जबकि छोटा बेटा मोहम्मद वकील मेहनत मजदूरी करता है। एक बेटी वकीला बीबी स्कूल टीचर है, जो अपने भाई वकील के हमरा अपनी वालिदा गफूरा बीबी के साथ मुकीम थी, जबकि दूसरी बेटी की शादी हो चुकी है और अपने शोहर के साथ ही रह रही है। उस रोज वकीला बीबी स्कूल से घर लौटी तो माँ घर में नहीं थी। बेटी ने सोचा वो किसी रिश्तेदार के घर होगी, ताहम जब वक्त ज्यादा हुआ तो बेटी की परेशानी बढ़ने लगी। वकीला बीबी ने अपने भाइयों को इतला दी और गफूरा बीबी की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन गफूरा बीबी की कहीं खबर न थी। गुमशुदगी के तीसरे रोज घर में बदबू महसूस की गई। गौर करने पर बदबू का मरकज घर में रखा गया। गंदम का भड़ोला था। जब गंदम का भड़ोला देखा तो बेटे बेटियों पर कयामत टूट पड़ी। भड़ोले में उनकी माँ गफूरा बीबी की लाश पड़ी थी। कातिल की सफाकी और दीदा दलेरी पर सब हैरान थे। मारने के बाद लाश को घर में ही छुपा देने से बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे थे। लाश देखने के बाद पुलिस को इतला दी गई और फिर पुलिस और अहले मोहल्ला की मौजूदगी में जब भड़ोले से गफूरा बीबी की लाश निकाली गई तो लाश रजाई में लिपटी हुई थी और इंतहाई ताफुन फैला हुआ था। पुलिस ने गफूरा बीबी के बेटे, जो कि पाकिस्तान रेंजर में मुलाजिम है, की दरखास्त पर इस अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर दिया है, लेकिन ताहाल किसी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तफ्तीशी मोहम्मद नवाज लाली का कहना है कि हम मुलजिम के करीब पहुंच चुके हैं और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि अहले मोहल्ला की जुबानी 65 साला गफूरा बीबी का अपनी बहू के साथ, जो कि मोहम्मद वकील की बीवी है, अक्सर झगड़ा रहता था और वो ज्यादातर मैके में ही रहती। अपने ही घर में कत्ल होने वाली इस खातून का जुर्म क्या था? खातून को उसके घर के किसी फर्द ने किसी तनाज़ा के बाइस कत्ल किया या मुजरिम कोई और है, ये तो मुजरिम के गिरफ्तार होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि मुआशरे में बढ़ती हुई इस बेहिसी का खात्मा कब होगा? नहीं खबर इस बेहिसी का खात्मा कब होगा, लेकिन फिल वक्त हमें जाना है एक शॉर्ट ब्रेक पर। ब्रेक के बाद देखिए फाकों के सताए वालिदैन ने क्या किया। पेशावर में इल्म का हसूल जुर्म बन गया। तड़पते मरीज और मसीहाओं की बेहिसी, और क्या है करप्शन के खिलाफ बोलने की सजा। और देखिए पैसे तो मिल गए, लेकिन रेलवे बहरान से कब निकलेगा? कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब देखिए फाकों से तंग आए सैलाब से मुतासिर मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी वालिदैन ने क्या इंतहाई कदम उठाया। गुज़श्ता साल सैलाब के बाइस जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के नवाही इलाका मडवाला के रिहायशी मोहम्मद सादिक का घर बार सब कुछ तबाह हो गया था। ताहम अपना और बीवी बच्चों का सर ढांपने के लिए उसने मेहनत मजदूरी करके एक कमरा बनाया, लेकिन हालिया बारिशों और सैलाब के बाइस वो भी मुनहदिम हो गया है। गुज़श्ता बरस के सैलाब से लेकर अब तक हुकूमती सतह पर और ना ही किसी मुखय्यर हजरात ने इस खानदान की मदद की। घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे थे और रोजगार ना होने पर वो अपने बच्चों को भूख से मरता भी नहीं देख सकता था। मोहम्मद सादिक करता भी तो क्या, मजबूरन उसने वो कदम उठाया जिसके बारे में वालिदैन सोचना भी गवारा नहीं करते। मोहम्मद सादिक अपनी बीवी के हमरा अपने 8 बच्चों 10 साला सोनिया, 9 साला चांदिया, 8 साला नासिर, 7 साला राशिदा, 6 साला तहमीना, 5 साला समीना और 1 साला मासूम सांवल के साथ कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान के बाहर आकर बैठ गया। अकल ये देखकर हैरान थी कि उसने अपने जिगर गोशों के हाथों में प्ले कार्ड थमा रखे थे जिन पर लिखा था बच्चे बराए फरोख्त। देखिए जरा इन मासूम बच्चों को
जिन के चेहरे से भोलपन छलक रहा है और वो ये भी नहीं जानते कि वो खुद अपनी बोली लगाए बैठे हैं और क्या गुजर रही है उन वालिदैन पर। ये तो वही जानते हैं कि दर्द का एहसास उसी को होगा ना जिस पर बीत रही हो। सवाल ये है कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? कहाँ हैं वो अहले सरवत जिन्हें खुदा ने जमीन पर लोगों की खिदमत के लिए भेजा है, और कहाँ हैं वो हुकूमती जिम्मेदारान जो मोहम्मद सादिक जैसे मुतासिरीन की मदद का हर मुमकिन दावा तो करते हैं लेकिन मदावा नहीं करते। देखने के बाद बच्चे बराए फरोख्त के प्ले कार्ड्स। अब चलते हैं पेशावर, जहां शिद्दत पसंदों ने इल्म के हसूल को संगीन जुर्म बना दिया है और जिसकी सजा मौत है। मुलाहिजा कीजिए मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हमें तो कुछ पता नहीं कि किसने कहा, हमें तो हमारे किसी से दुश्मनी भी नहीं है। फायरिंग रावांदे सोयो फायरिंग बेरावांदे बमुनारा गुरजाउल। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदों ने इल्म को अपनी राह की एक बड़ी रुकावट करार देते हुए तालीमी इदारों को निशाना बनाने से अपने मजमूम मकासद के हुसूल का आगाज किया और 1000 के करीब तालीमी इदारों को तबाह किया। लेकिन गयूर पख्तून कौम के ये गयूर सपूत दहशतगर्दों के तमाम तर हथकंडों के बावजूद हुसूल इल्म से बाज न आए तो मंगल के रोज दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम नौनिहालों की वैन पर निशाना वार फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों के ख्याल में इतनी सफाकी के बाद तो कौम के ये मेमार इल्म का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन ये क्या, 15 साल शुएब खान के हौसलों में तो कोई कमी नहीं आई, जो तालीम मुकम्मल करने के बाद पाक फौज में जाने का ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, ये मेरा शौक है स्कूल पढ़ना। जब मैं स्कूल पढ़ूंगा और इंशाल्लाह मैं आर्मी में बहुत बड़ा अफसर बनूंगा। ये सिर्फ शुएब खान ही नहीं बल्कि नवी जुमात के फैजुल्लाह खान के जज्बात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, जो तालीम के हुसूल के बाद क्रिकेटर बनना चाहते हैं। इंशाल्लाह स्कूल पूरा करेंगे, इसके अलावा भी हम स्कूल जाएंगे। हर हादसा हमें पेश आया है लेकिन हम इसके बावजूद भी स्कूल जाएंगे। दहशतगर्दों की सफाकी के नतीजे में जख्मी होने वाले इन नौनिहालों के ये जज्बात उन सफाक दहशतगर्दों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है, जो कौम के मेमारों को हुसूल इल्म से रोककर जहालत के अंधेरों में धकेलना चाहते हैं। पेशावर के बाद जुर्म के कदम उठे हैं पंजाब के दिल लाहौर की जानिब, जहां एक बार फिर शुरू हो गया है मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला। देखिए जरा। लाहौर में मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला निश्तर कदूनी जाली मुकाबले के बाद कुछ देर के लिए रुक गया था, लेकिन 3 रोज से यह सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। 3 रोज कबल शादरा पुलिस ने नादर, इसके भाई राजू और सदीक को रात के अंधेरे में छापा मारकर हिरासत में लिया और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हुए थाना ले गए और नादर को मुबैना मुकाबले में हलाक कर दिया। पुलिस ने घर में तोड़फोड़ की और नादर की बहन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। फैसला वजह भाई छिदा खाने जरा सीगे तो पुलिस मगर लादी उन्हें मारता था यार, उत्तो सानू मारता नहीं था। इंसाफ ही सान चाहिदा हैगा, ना मेरे को मार मार के मेरा बंदा लगाया गया वा ते नहीं पता कित्थे जाके ते उन्हें मारिया गया, गोली मारी हैगी वा। उन्हें तलाशियां लईयां, सारे साडे अंदर दियां तलाशियां, फिर उन्हें असीं बोलियां सानू मारन लग पे, सानू औरतां नूं मारन लग पे, बंदे साडे नूं लै गए जाके। बदनसीब माँ को यकीन नहीं कि इसकी गोद उजड़ चुकी है और वो अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुकी है। मेरा नादर जिंदा वा, मेरा नादर नहीं मरिया, मेरा नादर मैनू जूस पिया हुण, मेरा नादर जिंदा वा। नादर मेहनत कश था और गधा गाड़ी चलाकर अपना गुजर बसर करता था। वो डकैत नहीं था, इसे नाजायज कत्ल किया गया। सवेरे सवेरे मुंह नहीं रही 6 वजे ते आगे बूहे बाद भन्ने ने इन्हां दे घर आने दे पन बुन के ते मुंडे तो बूहे भन कड्ढे ना 2 भरा वड्डे उन्हां दे लै गए फड़ के ते बाद च कुछ 6-7-8 वजे खबर आई मुंडा मर गया है। खोती डी बंदा है, मजदूरी करता है, भुलेखे नाल मारिया उन्होंने। बेगम कोट और इकबाल टाउन मुकाबले के बाद डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने मुकाबला करने वाले कांस्टेबल्स में 10-10 हज़ार रुपये इनाम की रवायत डाली है। क्या इस हौसला अफजाई से बेगुनाह अफराद के कत्ल में इजाफा नहीं होगा? क्या नादर के वर्सा को इंसाफ मिलेगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ बाबर खान, एयरवाई न्यूज, लाहौर। और अब देखिए, लाहौर में ही अस्पतालों के बाहर तड़पते मरीज और मसीहा दवा की जगह दर्द बांटने लगा। डेंगू के मर्ज में मुब्तला अफराद को डॉक्टर्स आराम करने के साथ फल खाने और ताज़ा जूस पीने का मशवरा दे रहे हैं। तहकीक के मुताबिक सेब और अनार के जूस के इस्तेमाल से खून में वाक़या प्लेटलेट्स में इजाफा होता है, लेकिन डेंगू के बढ़ते हुए मर्ज के साथ साथ सेब और अनार की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे गरीब आदमी के लिए डेंगू का इलाज करना मुश्किल होता जा रहा है। पहले तो जब डेंगू नहीं था तो उस वक्त सेब सस्ता था। अब जब बीमारी शुरू हुई ना डेंगू की, तो सेब का रेट मंडी वाले ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। कंधारी नार है वो भी बहुत महंगा कर दिया है। फल इतना महंगा है कि भी जूस का भी कॉस्टली महंगा ही पड़ेगा।
जो पिछले साल 50 रुपए का गिलास था इस दफा 70-80 रुपए का बिक रहा है। डेंगू की वजह से हर बंदा बीमार है और हमारे साथ आके लड़ते हैं। लाहौर में डेंगू की वबा फैलने के चंद रोज बाद ही मार्केट से डेंगू के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई थी। मेडिकल स्टोर्स मालकान का कहना है कि महकमा सेहत की सख्ती के बायस अद्विया साज कंपनियों ने आज थोड़ी मिकदार में अद्वियात फराहम की हैं। ईद से पहले की शॉर्ट थी, लेकिन ईद के बाद अब आई है। अभी जितना मैंने स्टॉक लिखाया था उनको उतना नहीं भेजा, उन्होंने कम भेजा है। डेंगू से बचाव और इलाज के लिए हुकूमत पंजाब जहां अवाम को सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रही है, वहां प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी चाहिए कि वो फलों की कीमतों पर काबू पाने के लिए अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ शहजाद मलिक, AR1 न्यूज़, लाहौर। देखने के बाद मसीहाओं की बेहिसी। देखिए जरा पाकिस्तान में उल्टी बहती इस गंगा को भी कि एक तो करप्शन के खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं, और अगर कोई बदअनवान नासिर के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करे तो क्या होता है उसके साथ। ये कहानी बड़ी अजीब है। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ता हुआ ये शख्स शायद किसी और ही दुनिया का बासी है, जो चला था अपने इदारे सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में की जाने वाली बदअनवानियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने। जी हां, डॉक्टर सईद कभी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट अपने फराई से ओहदा बरा हो रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मुबैना बदअनवानियों के खिलाफ नैब और एंटी करप्शन में दरख्वास्त देने के नतीजा में उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 5-6 करोड़ का बजट है जो हमारे जो यूज करना होता है, उसमें जो ना मुझे फ्री हैंड था कि मैं जो चाहूँ करूँ, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे और मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। इस तरह जो ना हमारी बंदर बांट के ऊपर वो राजी थे और जिसका मैंने हिस्सेदार नहीं बनना चाहा। सिर्फ यही नहीं, 27 जुलाई 2011 को ये साहब करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर एबटाबाद के इलाके थाना बगनौतर में बीमारी की हालत में एक झूठे मुकदमे में जेल की हवा भी खा चुके हैं, जो डॉक्टर इजहार की इमा पर दिलावर हुसैन नामी शख्स ने दर्ज कराया था। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक वकुआ के वक्त डॉक्टर सईद नैब में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे, जबकि मोबाइल फोन रिकॉर्ड के मुताबिक 27 जुलाई 2011 को डॉक्टर सईद को जब थाना बगनौतर की पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी, इस दौरान डॉक्टर इजहार और दिलावर हुसैन मुसलसल राब्ते में थे। मुझे सीन से हटाने के लिए ताकि उनके खिलाफ मैंने एंटी करप्शन और नैब में केस फाइल किए करप्ट एलिमेंट्स के खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मैं उनकी पैरवी न कर सकूँ केसेस की। मुझे सीन से हटाने के लिए 27 जुलाई को मुझे अगवा करवा दिया। डॉक्टर सईद के बरक्स सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इजहार अपने ऊपर लगे इल्जामात की तरदीद करते हैं। उनका मौकफ है कि डॉक्टर सईद को अख्तियारात से तजावुज करने पर इंतजामिया ने नौकरी से फारिग किया। मेरी रिकमेंडेशन पे आए थे, उन्होंने स्टेट विद इन दी स्टेट बनाने की कोशिश की, हेडक्वार्टर से इंक्वायर हुआ, उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। पिराना साली में नौकरी छिन जाने के इस इकदाम ने इन्हें शदीद ज़हनी इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला कर दिया है। ये सच है कि करप्शन ने हमारी मैशत को तबाह और इदारों को खोखला कर दिया है। इदारों की हालत इज़ार की बात करें तो पहला नाम पाकिस्तान रेलवे का आता है, लेकिन हैरत तो ये है कि हुकूमत की तरफ से 11 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दिए जाने के बावजूद भी पाकिस्तान रेलवे बहरान से निकल नहीं सकी। देखिए इस रिपोर्ट में। कराची से लाहौर मेन ट्रैक पर चलने वाली तकरीबन तमाम ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं, जिनमें सरे फहरिस्त तेज गाम है, जो अपने नाम के बरक्स 12 घंटे ताखीर के बाद तकरीबन 2 बजे लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंची। इसी तरह कराची और कोयटा से आने वाली बकिया तमाम ट्रेनें भी ताखीर का शिकार रहीं। इनके पास जाते हैं, ये कहते हैं ये महकमे की बात है, भाई हमसे क्यों पूछते हो? भाई तुमसे नहीं पूछे तो किससे पूछे? तुम बंद कर दो ट्रेनों को, हम बसों में जाए। अपना मौजूदा हुकूमत की अपील है कि रेलवे का निज़ाम दुरुस्त कर, मेहरबानी है इस कौम और मुल्क की मेहरबानी कर। ठीक है, गरीब आदमी बसा ने किराया अप हो गए ने, पेट्रोल डीजल की वजह नाल, CNG की वजह नाल अफोर्ड नहीं कर सकती। पाकिस्तान रेलवे के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस राना सईद अख्तर का कहना है कि ट्रेनों के अपने मुकर्रर वक्त पर न पहुंचने की एक वजह सिंध में बारिशों का होना भी है। एक तो ट्रेनें लेट आने की वजह लोकोमोटिव्स हैं जिसकी कमी इस वक्त है, हमारे पास है, और उसकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। लेकिन इस वक्त उसमें जो मज़ीद इजाफा हुआ है, जो ज़्यादा नज़र आ रही है, वो ये वजह भी है कि इन सिग्नल्स की खराबी की वजह से ये ट्रेनें मज़ीद लेट होती हैं। 11 अरब रुपए हासिल करने के बाद भी इंजनों की कमी के बायस ब्रांच लाइनों पर चलने वाली कई ट्रेनें बंद कर दी गईं, जबकि शाह शमस 1 माह से, जबकि मूसा पाक गुज़श्ता 15 रोज से शेड्यूल में होने के बावजूद रोजाना कैंसिल कर दी जाती हैं। लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से सरगोदा और लाहौर से नारोवाल जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी कई घंटे की ताखीर हो रही है। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। ना
नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए मुल्तान में फ्लाई ओवर का इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाज। क्या अगवा के बाद कत्ल होने वाले 6 साला ईमान अली की लाश वालिदैन को मिल सकी? और जानिए जड़ावाला के डॉक्टर को क्यों मार पड़ी लेडी हेल्थ वर्कर्स के हाथों। सक्खर में एक और हवा की बेटी कारोकारी की नजर हो गई। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खबर की खबर, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर लम्हा बाखबर। वेलकम बैक। अब चलते हैं मुल्तान, जहां वजीर आजम ने तरक्याती कामों में शामिल फ्लाई ओवर्स का इफ्तिताह तो कर दिया, लेकिन उन फ्लाई ओवर्स के नीचे सड़कों की क्या है सूरत हाल और उससे शहरियों को किन मुश्किलात का है सामना, मुलाहिजा कीजिए इस रिपोर्ट में। मुल्क में जहां तरक्याती कामों की अशद ज़रूरत है, वहीं पर वज़ीर आज़म साहब ने अपने शहर मुल्तान में अवाम का दिल जीतने के लिए तरक्याती मनसूबों का आगाज़ तो कर दिया, लेकिन मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बावजूद ताहाल ये मनसूबे पाए तकमील तक नहीं पहुँच पाए। वज़ीर आज़म साहब तरक्याती कामों में शामिल फ्लाई ओवर्स के इफ्तिताह में तो मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं, जबकि सोचने की बात यह है कि इन फ्लाई ओवर्स के नीचे सड़कों पर बने पानी के जोहड़, गंदगी के ढेर और तमीराती सामान की सफाई का इफ्तिताह कब होगा। पुल के नीचे की सड़क की सूरत हाल यही है कि बिल्कुल भी जो है ना सड़क बेकार हुई पड़ी है, न कारा है, सारा पानी जो है ना वाटर सप्लाई का पानी वो सारा जो है ना वो रोड के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत मसाइल हैं। दूसरी जानब बोसा रोड की तमीर का सिलसिला मुसलसल ताखीर का शिकार है। इस रोड पर स्कूल और कॉलेज होने के बायस ट्रैफिक के साथ साथ तलबा और राहगुजर अफराद भी शदीद मुश्किल से दो चार हैं। ये जो रोड है ना ये बड़ा ख़राब हो चुका है। पहले शटल जो आधे घंटे में आई थी, अब 1 घंटा लग जाता है, हमें बड़ी मुश्किल है इस वजह से। जी, एजुकेशन जोन के साथ साथ इधर प्राइवेट सोसाइटीज़ भी हैं, वहाँ पर ऑफिस भी हैं, जहाँ पर जाने के लिए वाकई जब ये छुट्टी का टाइम होता है या इनके क्लोजिंग का टाइम होता है, इट इज़ टू मच रश। इस तमाम सूरत हाल में आवाम ये सोचने पर मजबूर हैं कि वो इन तरक्याती कामों पर खुश हों या इस जलालत के लिए तैयार रहें जो इन्हें इन तरक्याती कामों में तखीर होने के बायस उठानी पड़ रही है। करोड़ों की लागत से बनाए गए फ्लाई ओवर का इफ्तिताह तो कर दिया गया, लेकिन इन फ्लाई ओवर के नीचे और इर्द गिर्द सड़कों की अबतर सूरत हाल से हुक्मरान शायद लाइलम है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ तासिर सुबहानी, ARY न्यूज़ मुल्तान। और अब बात करते हैं सच का अलम बुलंद करने वाले सहाफियों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम की और फिर उस पर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे की। निजी टीवी से फारिग किए गए 2 सीनियर सहाफियों मुश्ताक मिन्हास और नुसरत जावेद से इजहार यकजहती के लिए नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सहाफती तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सहाफियों का कहना था कि हुकूमत अगर आज़ादी सहाफत की रिट कायम नहीं रख सकती तो हमें इसकी परवाह नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि खौफ फैलाकर मीडिया को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। माफिया का स्टाइल होता है या खरीद लो या डरा दो। अगर हम इस खौफ के ट्रैप में आ गए तो आगे ना कोई जमहूरियत रहनी है, ना कोई आज़ादी रहनी है और मुल्क का ना कोई मुस्तकबिल रहना है। सच का गलत ढूंढने की बजाय सच बोलने वाले सहाफियों को इनकरेज करना चाहिए। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए हुकूमती रुकने असम्बली सैयद नासिर अली शाह का कहना था कि मीडिया ने किसी दौर में भी दबाव कबूल नहीं किया और आइंदा भी नहीं करेगा। मीडिया ने आज तक कोई दबाव कबूल नहीं किया, चाहे वो परवेज मुशर्रफ की दौर हो, चाहे वो किसी आमिर की दौर हो, चाहे वो आज की दौर हो। मुजाहिरे के इख्तिताम पर सहाफियों ने दोनों सीनियर सहाफियों मुश्ताक मिन्हास और नुसरत जावेद से इज़हार यकजहती के लिए शमाएं रोशन की और इस अज़म का इयादा किया कि सच के परचम को कभी सरनगू होने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ इमरान वसीम, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। देखने के बाद सहाफी तंजीमों का मुजाहिरा। अब बात करते हैं लाहौर में अगवा के बाद कत्ल होने वाले 6 साला बच्चे ईमान अली की। देखिए इस रिपोर्ट में। ईमान अली को 6 अगस्त के रोज गवाल मंडी से 20 लाख रुपए तावान के लिए करीबी रिश्तेदारों ने अगवा किया और तावान न मिलने पर गला दबाकर कत्ल करने के बाद कसूर के इलाके में फेंक दिया गया, जहां लाश बरामद होने पर पुलिस ने बिना मुश्तहिर किए ईमान अली को लावारिस करार देकर दफना दिया था। बाद अज़ां अदालत के हुक्म पर बच्चे की कब्र कुशाई करके लाश वरसा के हवाले करने का हुक्म दिया गया और पीर के रोज लाश को वरसा के हवाले कर दिया गया, जिसे बाद अज़ां आबाई देहात बेदिया में सुपुर्द खाक किया गया। ईमान अली के अगवा में मुलविस 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ताहम 2 मुलजमान अभी तक मफरूर हैं। लाहौर के बाद अब चलते हैं फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के गांव कोट कबीर में, जहां लेडी हेल्थ वर्कर्स ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। क्या थी वजूहात, देखिए जरा।
चक नंबर 353 कबीर में वाक़े बुनियादी मरकज़ सेहत में तायुनात लेडी सुपरवाइजर मुसर्रत बीबी और दूसरी लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि मेडिकल अफसर डॉक्टर अब्दुल वहीद उन्हें दोस्ती करने पर मजबूर करता था और मुख्तलिफ हिलो बहानों से अपने पास बुलाता। उन्होंने कई बार डॉक्टर अब्दुल वहीद को अपना रवैया तब्दील करने को कहा, लेकिन वो बाज न आया। इसके बाद महकमा सेहत के आला हुक्काम और DCO फैसलाबाद को भी डॉक्टर अब्दुल वहीद की शरअंगेजियों के बारे में तहरीरी तौर पर आगाह किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की गई, जिस पर वो ये इंतहाई इक़दाम करने पर मजबूर हुई और डॉक्टर की खूब पिटाई की। उन्होंने मुतालिबा किया है कि डॉक्टर अब्दुल वहीद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखने के बाद जड़ावाला के डॉक्टर की पिटाई, अब चलते हैं सक्खर, जहां हवा की एक और बेटी कारोकारी की नजर हो गई। देखिए जरा। सक्खर के इलाके इस्लाम कॉलोनी की रिहायशी 5 माह की मासूम बच्ची की मां नूर खातून को इसके शोहर नवाब खान जमाली ने रंग बरादरी के नौजवान के साथ कारोकारी का इल्जाम लगाकर छुरियों के वार करके बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और फरार होने की कोशिश की। ताहम थाने ए सेक्शन की गश्त में मौजूद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके न्यू पिंड थाने के हवाले कर दिया, जबकि लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दिया है। नाज़रीन, जरूरी नहीं कि हम जुर्म को होने के बाद देखें, उस पर उसी वक्त नजर रखना मुनासिब है जब ये पनप रहा हो, इसकी आबियारी हो रही हो, बोल रहा हो। और याद रखिए, जुर्म हर वक्त, हर रूप में, हर कैफियत में बोलता है। आप बस इस पर नजर रखिए और हमें आगाह कीजिए। jbh@arnews.tv पर अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा प्रोग्राम जुर्म बोलता है। अल्लाह हाफिज।